नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, 2 द हिंदू के और एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ट्रेड के मामले में, इंडिया के साथ ट्रेड के मामले में पाकिस्तान के फ्लिप फ्लॉप के बारे में, यानी पाकिस्तान के यू टर्न्स के बारे में। तीसरे नंबर पे चैलेंजेस ऑफ सब नेशनल फिजिकल करेक्शंस से संबंधित। और हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट है मलाला यूसुफजई का। इन पर तालिबान ने गोलियां चलाई थी। वुमन के संदर्भ में इनका कोट है, वर्ल्ड में 2 पावर्स हैं, एक तलवार की ताकत और एक पेन की ताकत, लेकिन इसके बाद एक तीसरी ताकत भी है जो इन दोनों से मजबूत है, वो है महिला, डेट ऑफ वुमन। तो महिलाओं के संदर्भ में आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बार जैसे डेमोक्रेसी के लिए ये यूज़ किया जाता है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसे ना आप कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे डेटा है, डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल डेटा जो पर्सनल डेटा है उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक डेटा है वो इंडिविजुअल्स तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार पर काफ़ी बार आरोप लगते हैं कि सरकार डेटा को पहुंचने नहीं देती पब्लिक डोमेन में, तो वहाँ पर भी आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो डेटा के संदर्भ में, जैसे फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। तो थोड़ी इनोवेशन से एक एक्स्ट्रा मार्क लिया जा सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज़ बताऊं जो शायद आपने भी महसूस की होगी, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स के बारे में हम पढ़ते थे जो नई नई आती थी। ये भी पढ़ते थे कि 2 वकीलों के बीच में बहस हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना ये कमेंट दिया बीच में। तो ना कई बार हम उस सीन को ना विजुलाइज करने लगते हैं कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयर पर बैठे होंगे, कैसे जो वकील है आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे होंगे। तो अब वो सब चीज़ें जाके क्लियर हुई हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है ना, उनका सीधा प्रसारण हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग हुई है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग हुई और इसका रास्ता साफ हो गया था 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट के बाद में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस है ना, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। इसके लिए अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे देखो, आप यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस आजकल देख रहे होंगे कि जज ने डीएम को धमकाया, जज ने किसी आईपीएस को धमकाया, या फिर जज ने पति पत्नी के बीच में इश्यूज को रिजोल्व करवाया। आजकल यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है गुजरात हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट, तीनों की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ऑलरेडी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का सीधा प्रसारण पहली बार हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर देखो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे देखो सिंपल हैं। सबसे पहली बार, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सिटीजन्स खुद से देखते हैं तो उनकी जो लीगल लिटरेसी है वो इंप्रूव होती है। वो भी जानते हैं कि कैसे केसेस चल रहे हैं, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, सिटीजन्स ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ चैनल्स या फिर वकीलों के ऊपर केस की बारीकियों को जानने के लिए वो खुद भी प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। तो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर, जिनका कई बार एक प्रोपेगेंडा भी होता है। वो जानबूझ के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं, यानी डिस्टोर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। तीसरा फायदा प्रोसीडिंग्स के लाइव स्ट्रीमिंग का ये होगा, ये देखो सिटीजन्स के राइट टू जस्टिस का पार्ट है। राइट टू जस्टिस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21। चौथा फायदा, इससे देखो इवन जो सिटीजन्स हैं वो वकीलों की परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से वकील जो हैं बार बार एडजमेंट मांग रहे हैं, या फिर अगर किसी ने अपने वकील को हायर किया है वो अपने वकील की परफॉर्मेंस देख सकता है, किस प्रकार से उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया है केस में, वो कितना सीरियस है। और सबसे लास्ट में एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट आप ये भी दे सकते हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जब लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, जनता का जो विश्वास है जुडिशरी में और भी बढ़ेगा। लेकिन देखो, ये तो पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए, अब खिलाफ के आर्ग्यूमेंट्स देखिए। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट लाइव स्ट्रीमिंग के अगेंस्ट ये दिया जाता है कि कुछ लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की वीडियोस को काट काट के छोटा छोटा रिस्पेक्टेड जजेस को टिकटॉकर बना देंगे। कैसे? आप ये यूट्यूब का पेज देखिए,
और थंबनेल्स देखिए। हाईकोर्ट के जज सुपर एंग्री आर्मी ऑफिसर पर, एसएसपी को लताड़ लगाई हाईकोर्ट के जज ने। जस्टिस आर्या बहुत गर्म हो गए एडिशनल एसपी पर। जज बोले डीएम को ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने, कोर्ट में क्या ये ड्रेस पहन के आते हैं। मतलब कि ये सारी वीडियोस आज के समय में ना बहुत ज़्यादा वायरल हैं। जैसे आईएएस आईपीएस से रिलेटेड चलन स्टार्ट हुआ था ना, उनकी एंट्री वीडियोस, उनकी शादी की वीडियोस, वैसा ही चलन कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी स्टार्ट हो गया है। छोटी छोटी वीडियोस काट के शेयर किया जाता है और वो वायरल हो जाती हैं। अब आपके मन में आया होगा इससे नुकसान क्या है। नुकसान तो देखो सारा ही है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप ना 30 सेकंड से नहीं देख सकते, जज नहीं कर सकते, लेकिन 30 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा काट के उसे वायरल कर दिया जाता है और बाद में पता लगता है कि जज की फाइनल वर्डिक्ट का वो पार्ट ही नहीं है। जैसे वकील ने कुछ आर्गुमेंट्स रखे, जज ने काउंटर में क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये जज की राय है। लेकिन अगर उस 30 सेकंड का हिस्सा काट के वायरल कर दिया जाएगा तो जनता को ये लगेगा कि जज की यही राय है। अगर जब देखो कोर्ट में आर्गुमेंट होते हैं ना, तो जज की किसी ओरल ऑब्जर्वेशन से या फिर किसी एक क्वेश्चन से आप वर्डिक्ट नहीं निकाल सकते कि जज की ये राय है, जज ने ये वर्डिक्ट दिया है। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको जज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखनी होंगी, ये पता लगाने के लिए कि जज ने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या जजमेंट दिए हैं। दूसरा देखो, जब वकीलों को और रिस्पेक्टेड जजेस को ये पता होगा कि हमारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तब वो ना इस प्रकार के एक्ट और भी करने लगेंगे जल्दी वायरल होने के लिए। वकील बहुत करने लगेंगे जल्दी पब्लिसिटी पाने के लिए। उन्हें पता है अगर मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा केसेस आएंगे। समझ गए। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको देता हूं, पार्लियामेंट में आपको पता है कई एमपीज जानबूझ के डिसरप्शन इसलिए करते हैं कि वो टीवी पर आ सकें। उनको लगता है कि अच्छी स्पीच देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर गैलरी के पास आ जाएंगे, स्पीकर की चेयर के पास आ जाएंगे, नारे लगाएंगे, डिसरप्शन करेंगे, तो पूरा देश देखेगा, टीवी में हमारी फोटोज आएंगी। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, मतलब चाहे बेशक नेगेटिव पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी तो है, ऐसा कई पॉलिटिशियंस का मानना होता है। उसी प्रकार से वकील, जजेस वो चीज़ें ज़्यादा करने लगेंगे जिससे उनको पता है कि हम वायरल हो सकते हैं, हमारी जो पब्लिसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक जज किसी डीएम को या फिर एसपी को बुरी तरह से धमका रहा है। अब साथी जज भी देखेंगे कि यार वो जज तो बहुत वायरल हो गया, उसकी वीडियोस तो इतनी शेयर होती है, मैं भी धमकाऊंगा आईएएस को, आईपीएस को, मेरी भी वीडियो शेयर होंगी। तो डोमिनो इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा और इससे देखो जस्टिस भी प्रभावित होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में पब्लिसिटी के आधार पर केसेस का रुख तय होने लगा तो फिर इसका नतीजा क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हो। मीडिया के लिए पहले ये बात बोली जाती थी, सोशल मीडिया के लिए नहीं, सिंपल मीडिया के लिए, टीवी मीडिया के लिए, कि टीवी मीडिया असैसिनेशन करती है करैक्टर का और केस का रुख तय करती है। टीवी पर क्या आता है उससे जजेस की जो भावनाएं हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। तो क्या आर्गुमेंट है कि सोशल मीडिया जजेस की जो राय है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। मान लीजिए अभी प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन बीच में ही केस का एक हिस्सा वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर राय बन गई, तो फिर जज की जो राय है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। देखो पहले ये सोचा गया था कि सोशल मीडिया के आने से ना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लेकिन हुआ उल्टा है। एक्चुअल में ना सोशल मीडिया को कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। कुछ आप वाले ग्रुप्स हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अब उनके लिए कोई चीज वायरल करना बहुत आसान है। अब बीजेपी सपोर्टेड एक सोशल मीडिया का हैंडल एक वीडियो को शेयर करता है, उस वीडियो को ना उनके जैसी सोच रखने वाले सारे लोग जल्दी से शेयर कर लेते हैं और आग की तरह वो वीडियो जो है वो फैल जाती है, बेशक वो फेक न्यूज़ हो, बेशक वो वीडियो प्रोपेगेंडा वाली हो। ऐसा होता है। तो ये जो बड़े ग्रुप्स हैं ना, बड़े लोग हैं, बड़ी विचारधारा के लोग हैं, वो सोशल मीडिया को एक प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। उनके इतने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इतने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो चाहे वो वायरल करवा सकते हैं विद इन द सेकेंड्स। हाल ही में ना बैरक ओबामा जो यूएस के फॉर्मर राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी। सोशल मीडिया के समय में होता क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, एक पब्लिक चौराहे पर आप कीचड़ गिरा दीजिए, कुछ लोगों के ऊपर आप मिट्टी उछालिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए और कंस्पायरेसी थ्योरीज गढ़ दीजिए।
जनता को पता ही नहीं लगेगा क्या सच है क्या झूठ है। वही सोशल मीडिया पर आजकल होता है, जनता जान ही नहीं पाती क्या सच है क्या झूठ है। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जब उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो जनता को पता ही नहीं लगेगा क्या सच है क्या झूठ है। विभिन्न जो ग्रुप्स हैं ना, अपने अपने हिसाब से प्रोसीडिंग्स की क्लिप्स काट काट के वायरल करने लगेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो जज ने हमारे पक्ष में बोला है। और ऑलरेडी ऐसा होने भी लगा है, जैसा कि हमने अभी यूट्यूब पेज पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में देखा। तो इससे तो ऐसा लगता है, बल्कि पहले जो न्यूज़ मीडिया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एडिटोरियली रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ ये जज ने बोला है, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसका ये मतलब है, वो बल्कि ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विभिन्न ग्रुप्स के प्रोपेगेंडा की भेंट चढ़े। अगर देखो मैं अब खिलाफ के पॉइंट्स को समराइज करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो कोर्ट्स के द्वारा जो वर्डिक्ट्स दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं जस्टिस इंश्योर करने के लिए। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जब होगी तो हो सकता है कि कुछ जज चाहे अनचाहे वर्डिक्ट देना स्टार्ट कर दें पॉपुलर होने के लिए, मतलब ये इंश्योर करने के लिए हमारा वर्डिक्ट पॉपुलर हो। तो फिर इससे जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो कि कोर्ट का मेन मकसद है। अभी ना जज और वकील खुले मन से क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब वकील विटनेस से क्वेश्चन पूछते हैं, जज भी बीच बीच में वकीलों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन लाइव प्रोसीडिंग होने लगेगी ना, तो वो खुले मन से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उन्हें पता है ये क्वेश्चन पूछा तो वायरल हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अपने आप को रोक लेंगे। तो इससे भी जस्टिस मिलने में बाधा आएगी। और छोटी छोटी दिक्कत बहुत है, प्राइवेसी की दिक्कत है, प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी तो किसी की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, स्टाफ को ट्रेनिंग देने की प्रॉब्लम है। ये खिलाफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट थे वो हमने शुरुआत में डिस्कस किए हैं। अब लास्ट में देखो बीच का सॉल्यूशन यही निकलता है कि अगर करनी ही है तो सेफ गार्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस करो आप लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए केसेस का चुनाव काफ़ी सोच समझ के करो, और जब तक कि देखो लीगली और टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं हो जाता कि कोई भी पर्सन वीडियो को काट काट के वायरल ना कर सके, तब तक देखो उन वीडियोस को ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ना डाला जाए डाउनलोड होने के लिए। तो ये कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो इंश्योर करने चाहिए। कुल मिला के शुरुआत अच्छी है लाइव प्रोसीडिंग्स की, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कुछ चीज़ों का। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस सस्पेंड कर दिए। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था हम मेडिसिन्स और दूसरी जो रॉ मटेरियल हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको इंपोर्ट करते रहेंगे। उसके बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान में ना काफ़ी सारे इंटरनल डिफरेंस हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस स्टार्ट किए जाएं या ना किया जाएं। पाकिस्तान में जो ट्रेड इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, ट्रेड लॉबीज़ हैं, वो तो ये चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस फिर से स्टार्ट किए जाएं, ट्रेड होना इंडिया से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, जो सत्ता में होते हैं, वो मजबूर हैं। वो ये कहते हैं, जब तक एक बार इमरान खान ने बोल दिया था, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कि जब तक इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में जो पुराने वाला स्टेटस था उसे रीस्टोर नहीं करता है, हम इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। तो उनके लेने के बाद में दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके लिए भी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस स्टार्ट करने की बात बोलते हैं, फिर इमरान खान की पार्टी बोलने लगती है कि देखो हमने ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था, आप उस स्टैंड को डाइल्यूट कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपको पता है कि इंडिया के साथ आप रिलेशंस स्टार्ट करोगे ट्रेड वाले, तो आपको फायदा होगा, आपके लोगों को फायदा होगा। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ रही है ट्रेड पर और इकोनॉमी पर। ये बात सिर्फ देखो पाकिस्तान की नहीं है, पूरे साउथ एशिया में पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ती है ट्रेड पर और इकोनॉमी पर। पॉलिटिशियंस जो हैं वो इकोनॉमी के मद्देनजर डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो पॉलिटिक्स के चलते डिसीजन लेते हैं कि किस डिसीजन से हमें पॉलिटिकली फायदा होगा, कौन सा जो डिसीजन है इससे हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो ये सोचते हैं। अभी कंटेक्स्ट देखो ये है, पाकिस्तान में ना अभी बहुत ज़्यादा मैसिव फ्लड्स आई हुई हैं, बड़े स्केल पे फसलें ख़राब हो गई हैं, वेजिटेबल्स ख़राब हो गई हैं।
तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा, हम सोच विचार कर रहे हैं इंडिया से ट्रेड रिलेशन स्टार्ट करने का। इंडिया से हम सब्जियां, फ्रूट्स, जो जरूरी वस्तुएं हैं ना, वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले मार्च की बात है, मार्च में ना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनको अलाउ किया जाएगा कि 3 आइटम्स इंडिया से इंपोर्ट किए जा सकें, कॉटन, यार्न और शुगर। बट देखो, ईसीसी ने तो ये डिसीजन ले लिया, लेकिन पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी थी ना उस समय, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि आप अपने स्टैंड से पीछे जा रहे हो। आपने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जब पुराने वाला स्टेटस, स्पेशल स्टेटस फिर से रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप 3 आइटम्स का इंपोर्ट क्यों अलाउ कर रहे हो? जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की ट्रेड लॉबिंग ये कहती है कि भैया, आप शुगर अगर इंडिया से इंपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमें ब्राज़ील से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ती है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो रही हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल हमें महंगा मिल रहा है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। अगर इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव होंगे, विदेशी मार्केट में बिकेंगे, उससे हमें फॉरेन रेवेन्यू हासिल होगा डॉलर्स में, इससे हमारी इकोनॉमी भी चलेगी। लेकिन वही बात, पाकिस्तान में इस प्रकार की रैशनैलिटी से कई बार डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम ट्रेड इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सोच सकते हैं सब्जियां इंपोर्ट करने की। देखने वाली बात होगी कि इसका क्रिटिसिज्म होता है या फिर फिलहाल क्राइसिस वाली सिचुएशन में ओपोजिशन क्रिटिसिज्म नहीं करेगा सरकार का और ट्रेड फिर से इंडिया के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। अभी देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन ट्रेड नहीं है, इस वजह से इंडिया को वो चीज़ें दूर दराज के देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान के पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंडिया से इंपोर्ट करे तो उसे सस्ती पड़े, लेकिन वो इंडिया से इंपोर्ट ना करके दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उस पर टैक्स भी काफ़ी लग जाता है और वो चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। इसके बाद देखो, कुछ डेटा भी राइटर के द्वारा सामने रखा जाता है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड डिसरप्ट हुआ है ना, पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, कॉटन प्रोडक्शन में कमी आई है, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है दूसरे देशों में इन इंडस्ट्रीज में, खास करके कॉटन में, शुगर में। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आप सार्क का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, इनका देखो आपस में ना बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, लेकिन सार्क में आपस में ट्रेड होता है सिर्फ 5%। टोटल ट्रेड जितना इन देशों का होता है ना, उसका सिर्फ 5% है इन देशों का आपस में होता है। तो बात वही है कि साउथ एशिया में ना सुपरमेसी पॉलिटिक्स की है, ना कि ट्रेड और इकोनॉमिक्स की। काफ़ी बार तो ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान को सामान मंगवाना है, फॉर एग्जांपल शुगर मंगवानी है, तो इंडिया से मंगवाने के बजाय पहले इंडिया से शुगर जाएगी यूएई से फिर पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा। तो सोच के देखिए, एक तो अमृतसर में वाघा बॉर्डर के थ्रू शुगर चली जाए, ट्रांसपोर्ट का कितना कम खर्चा लगे, टैरिफ भी बहुत कम लगे, लेकिन पाकिस्तान वही इंडिया की शुगर को इंपोर्ट कर रहा है यूएई से, वहां जाती है इंडिया से। तो सोच के देखिए, इससे पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है उसको कितना नुकसान होता है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया को नुकसान नहीं होता, इंडिया को भी नुकसान होता है, लेकिन रिलेटिवली कम पाकिस्तान के अपेक्षाकृत, क्योंकि पाकिस्तान के अपेक्षाकृत इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता है ना, उसमें इंडिया को ट्रेड सरप्लस हासिल है। इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है पाकिस्तान से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस से संबंधित। आप इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सब नेशनल फिजिकल करेक्शन से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई ना लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं है, गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है ये परिवार। अब इस परिवार में ना एक लड़का है महेश, छोटा बच्चा है। महेश के ना बहुत ज़्यादा नखरे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, महंगे महंगे खिलौने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे आइटम्स चाहिए खेलने के लिए जो बहुत महंगे हैं। अब परिवार की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो परिवार क्या कर लेता है, लोन ले लेता है, पैसे उधार पे ले लेता है, ताकि महेश जिन चीज़ों से खेलना चाहता है उसके शौक पूरे किए जा सकें। इससे क्या होता है, उस फैमिली पर ना कर्ज बढ़ता जाता है।
अब चूंकि महेश ने सारा बचपन बिता दिया इन्हीं खिलौनों में, अपने शौक पूरे करने में, महेश ने पढ़ाई भी नहीं की। अब महेश बड़ा हो चुका है, कॉलेज से पास आउट हो चुका है, लेकिन वो कर्ज था ना परिवार के ऊपर, वो कर्ज आज भी है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो बचपन में लेते रहा था परिवार महेश के खर्चों को पूरा करने के लिए। अब एक और सिचुएशन है, मान लीजिए वो परिवार लोन तो लेता है, लेकिन महेश की शिक्षा के लिए, उनको पता है महेश की शिक्षा पर आज इन्वेस्ट किया तो बड़ा होकर महेश कुछ अच्छा बन जाएगा, अच्छे कॉलेज से पास आउट होगा और पैसा कमाएगा, ये सारा लोन जो है वो चुकता हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। ये दूसरा केस है। अब इसी को आप रिलेट कीजिए स्टेट गवर्नमेंट से। कई बार ना स्टेट गवर्नमेंट्स लोन लेती हैं, किस लिए? फ्री में चीज़ें बांटने के लिए। जैसे जनता को फ्री में टीवी बांट दिया, तमिलनाडु में बहुत चलता है ये। डीएमके पार्टी ने एक बार वादा किया था कि अगर हम इलेक्शन में जीते तो सभी को फ्री टीवी मिलेगा, मतलब सभी को कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को टीवी मिलेगा। वॉशिंग मशीन का एक बार वादा किया गया था एआईडीएमके के द्वारा। तो ये क्या है? ये वही वाली बात है कि जैसे तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फ्री में चीज़ें देने का वादा कर दिया, फ्री में टीवी दिया जाएगा, फ्री में वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ गया। अगर देखो लोन लेना चीज़ बेकार नहीं है, लेकिन उसी लोन का इस्तेमाल किया जाता तमिलनाडु में ज़्यादा स्कूल्स डेवलप करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता, ताकि आगे चल के उससे स्टेट का रेवेन्यू भी बूस्ट हो, आगे चल के उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो तमिलनाडु में, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। यही हमारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। सभी तो मतलब कहना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा ही कर रही हैं। वो लोन लेती जा रही हैं, लोन लेने के बाद में उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं स्कीम्स लॉन्च करने के लिए। देखो कुछ स्कीम्स जरूरी हैं, ये बात सच है। गरीब लोगों को स्कीम्स की आवश्यकता होती है, जिसे फ्रीबीज का नाम दिया जा रहा है वो गलत है, वो गरीब लोगों का अधिकार है। जैसे मनरेगा, ये मनरेगा फ्री भी नहीं है। शिक्षा ये फ्री भी नहीं है, लेकिन फ्री में टेलीविजन बांटना, फ्री में बिजली बांटना, ये फ्री भी है। क्योंकि देखो इससे होता क्या है, एक बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने वो चीज़ फ्री में दे दी ना, तो बाद में उसे रोल बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे दिल्ली में मान लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री है, क्या आने वाले समय में किसी स्टेट गवर्नमेंट की इसी ऐसी हिम्मत है, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, कि वो फ्री बिजली वापस ले ले? नहीं। देखो कोई फ्री की चीज़, मैं फिर से बोल रहा हूं, मनरेगा, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये फ्री भी नहीं है, ये जनता का, गरीब जनता का अधिकार है। लेकिन फ्री भी, जैसे फ्री टेलीविजन, फ्री वॉशिंग मशीन और कोई चीज़ फ्री, ये फ्री भी है। अब कोई पार्टी एक बार फ्री भी देना स्टार्ट कर देना, उस फ्रीबी को फिर रोल बैक करना बहुत मुश्किल है, और ना उससे स्ट्रेस पड़ता रहता है, फिस्कल डेफिसिट उस स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। अगर उसी पैसे का जो फ्रीबी बांटने में इस्तेमाल किया गया है, उसी पैसे का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया होता, तो आगे चल के उस स्टेट गवर्नमेंट को उसके रिटर्न्स मिलते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ 5 साल की सोचती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लंबा नहीं सोचती कि स्टेट को किससे फायदा होगा, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि 5 साल बाद सत्ता में हम कैसे वापस आ सकते हैं। ये मेन चीज है। पूरा एसेंस आप समझ गए एग्जाम्पल की सहायता से। अब राइटर कहते हैं देखो 3 चीज को लेके ना स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में ना टकराव रहता है। एक जीएसटी, रेट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सी कमोडिटीज को जीएसटी में शामिल किया जाए, कौन सी कमोडिटीज को ना शामिल किया जाए। दूसरा, स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर पैटर्न, स्टेट किस किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, किस चीज पे नहीं खर्च करना चाहिए। सबसे लास्ट में कंसेप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। इन 3 चीजों को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में टकराव रहता है। देखो जीएसटी को रिलेटेड जो इश्यूज है ना, वो तो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हो जाते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में। बाकी जो 2 इश्यूज है ना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट कैसे अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, समय समय पे ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है आरबीआई और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बोलती रहती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो दोनों के बीच में ना टकराव रहता है। अगर अलग अलग पार्टी सत्ता में है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों में आपस में टकराव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपने इस पे खर्चा कर दिया, इस पे नहीं करना चाहिए था, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को ढंग से लॉन्च नहीं किया, ऐसे लॉन्च करना चाहिए था। खास करके ये जो टकराव होता है ना, ये देखो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे होता है। देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर में ना 2 प्रकार का खर्चा होता है। एक तो मैंडेटरी, अब किसी को सैलरी जानी है वो तो जानी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक डिस्क्रिशनरी, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। अब दिक्कत इससे है कि वही बात जो मैंने शुरुआत में आपको बताई,
अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करती है फ्रीबीज बांटने के लिए, तो उससे स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में। जनता को आदत पड़ चुकी है फ्रीबी लेने की और उसे रोल बैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फ्री में चीज़ें तो स्टेट गवर्नमेंट एक बार बांटना स्टार्ट कर देती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, उतने इनकम के रिसोर्सेज नहीं बढ़ते, फिर लोन लेना पड़ता है, मजबूरी में लोन लेना पड़ता है तो कर्ज बढ़ता ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। ये गलत है। ये वही महेश वाली बात होगी। महेश के शौक पूरे करने के लिए आप लोन ले रहे हो, महेश की पढ़ाई के लिए लोन नहीं ले रहे हो। महेश की पढ़ाई के लिए लोन लेना मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेती है तो वो मतलब है महेश की पढ़ाई के लिए लोन लेना, उसके आगे जाके रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन फ्रीबीज बांटने से आगे जाके कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट पे फिस्कल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब एक चीज आपके मन में ये आई होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना देना? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना देना तो इसलिए है ना, अब जीडीपी काउंट होती है तो पूरे देश की काउंट होती है। अब देश में स्टेट्स भी तो आते हैं ना। अब मान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी हुई, फिस्कल डेफिसिट पूरे देश में कितना है, वो सब कुछ मिला के काउंट होता है ना, उसमें स्टेट की परफॉर्मेंस भी काउंट होती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बताए कि आप ऐसा मत कीजिए, देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन वो बताना फिर हमारे देश में ना पॉलिटिसाइज हो जाता है। सरकारें अगर अलग अलग हों तो चीज़ें और भी खराब हो जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है आप हमें मत सिखाइए, काफ़ी बार सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा भी कर देती है कि जानबूझ के पॉलिटिक्स करने के लिए ये बोल देती है कि आप ये गलती कर रहे हो। श्रीलंका में देखो, जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है ना, उसके लिए वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे ना फ्रीबी बहुत बांटी गई, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, कुछ स्कीम्स चलाई गई जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया, श्रीलंका का बढ़ता गया। आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी खराब है। तो राइटर कहना चाहते हैं देखो, इकोनॉमिक्स ना पॉलिटिक्स से अलग होनी चाहिए। आप देश हित में फैसले लें, ना कि अपने 5 साल के बाद में आप वापस आओ ये इंश्योर करने के लिए। लेकिन देखो, ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, खास करके डेमोक्रेसी का, कि लोग जनता को लुभाने के लिए, पॉलिटिशियंस जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ, क्या ये रैशनल है डिसीजन या फिर नहीं है, वास्तव में लॉन्ग टर्म में इससे देश को, स्टेट को फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फ्रीबीज की इकोनॉमिक रिपरकशंस से संबंधित। तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।